ठीक है, चलो भाई एक बार देखो तो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी एक बार चेक कर लेना। क्लियर क्लियर, गुड। ठीक है चलो, तो इसका मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। अब हम लोग कल के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेट वेट एक सेकंड ना। चलो ठीक है, तो कल के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग कल जो था वो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था मेटल्स के लिए, और उसका पहला प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने देखा हुआ था, जिसमें कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होता है। ठीक, और वो तुमको एग्जांपल से ये बताया हुआ था सोडियम का, जैसे कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सारे एलिमेंट्स का 8 बनाना होता है। तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करते हैं। ठीक, तो मेटल्स जो रहते हैं इनका ये प्रॉपर्टी में आएगा कि सारे के सारे मेटल्स जो रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब जब भी ये फॉर्म करेंगे तो आयन, सॉरी, जब भी आयन फॉर्म करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो इस हिसाब से अब हम लोग मेटल के आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेडिंग में उसी को, अच्छा मैं ही लिख लेता हूँ, चलो वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने देख लिया हुआ था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलो, तो इसमें लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो समझो इसको पहले। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने किया हुआ था, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में ही किया हुआ था। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सारे के सारे एलिमेंट्स का, सॉरी सारे के सारे एलिमेंट्स जो लिखे हुए रहते हैं उनमें टॉप पोजीशन पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स नीचे नीचे लिखते जाते हैं उसको। क्लियर, इसका मतलब जो एलिमेंट ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्स नीचे आते हैं। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम लोग को इसके पूरे के पूरे रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो पहले समझ लो, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर ऑर्डर पे, जो हायर ऑर्डर पे आता है, मतलब कि जो ऊपर रहेंगे वो रूम टेम्परेचर पे ही रूम टेम्परेचर पे ही रूम टेम्परेचर पे ही जो ऑक्सीजन रहता है उसे रिएक्ट कर जाते हैं। वहीं कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो रहते हैं, जैसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे तो आ जाएगा सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तब के केस में वो जल्दी रिएक्ट करेंगे बिना किसी एनर्जी लगाए, मतलब कि हमको उसमें और ना हीट लगाना पड़ता है ना ही कोई एनर्जी हमको अपने से लगाना पड़ता है, वो और अपने से ही रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। वहीं अगर कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जैसे एग्जांपल में कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो याद करो पहले वाले चैप्टर में ही मैग्नीशियम को जब हम लोगों ने बर्न किया हुआ था, जब उसको जलाया था तो उसको ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करवाए थे। तो उसको पहले हम लोगों को हीट प्रोवाइड करना पड़ा था, हम लोग पहले उसको जलाए थे तब जाकर के फिर वो बर्न होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब तक हम लोग उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते अपने से वो खुद से बर्न नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे हो जाएंगे तो इनको बर्न करवाने के, सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के लिए हमको हीट देना पड़ता है। उसके बाद उससे भी और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन ले लिए, तो आयरन जो है ये बहुत कम रिएक्शन शो करता है ऑक्सीजन के साथ में, और अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा भी तो ये बहुत टाइम लेता है। जैसे आयरन में रस्टिंग वगैरह होता है तो वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया हुआ रहता है। अब आयरन में रस्टिंग 1 या 2 दिन में तो लगता नहीं है, रस्टिंग होने के लिए भी जो प्रोसेस होता है वो अब मतलब कि महीने में तुम्हारा आसपास में चले जाएगा, वो महीने 2 महीने 3 महीने तक में वो रस्टिंग का पूरा प्रोसेस जो रहता है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। क्लियर, तो इस हिसाब से डिफरेंट रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमको एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन का जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लिखोगे इसमें पहले मेटल्स
plus oxygen gives metal oxide. ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये मेटल का ही ऑक्साइड प्रोवाइड करने वाला है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इसको अलग अलग क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पहला नंबर हम लोग लेते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम reacts with oxygen at room temperature. Sorry, react with oxygen at room temperature. ठीक है, at room temperature. एग्जाम्पल इसमें लिख लेंगे, सोडियम प्लस O2 gives Na2O. यहाँ पे 2Na आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल पोटेशियम का लिख लो, K प्लस O2, इसको 2K ले लो, ये आ जाएगा K2O। ये रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने का मतलब है जलना, तो ये जलेंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। ठीक, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी ये खुद से प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी ये खुद से प्रोड्यूस करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये पहला हम लोग देख लिए हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट बी नंबर हम लोग देखेंगे कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स like magnesium, calcium react with oxygen by providing temperature. बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तभी जाकर के वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है किसे, सॉरी, बाय प्रोवाइडिंग हीट लिखो, टेम्परेचर नहीं, हीट। जब हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम जो रहते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन शो करते हैं। एग्जांपल इसका लिख लेंगे, इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ठीक है, 2 ले लेना। नेक्स्ट वेट, यहां पे हमको 4Na लेना पड़ेगा, तब ना ये Na2O बनेगा। ये 2 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 4 ले लेना, तब जाकर के ये भी 2 आएगा। ठीक है, ये 4 बैलेंस फॉर्म में लिखो, जब भी इक्वेशन लिखोगे बैलेंस फॉर्म में लिखोगे। मैं पहले ही तुमको बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे किसी इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखता हूं, तुम चेक करते रहना, मेरे ना लिखने पर भी तुम उसको बैलेंस फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि इक्वेशन तुमको एग्जाम में जितने भी लिखने रहेंगे सारे के सारे बैलेंस फॉर्म में ही लिखने रहेंगे। चाहे वो तुमको इक्वेशन बैलेंस करने, वो अलग से क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, उसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स लिखोगे सारे के सारे इक्वेशन तुम्हारे बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए। ठीक, एक और ले लो इसमें से, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। नोट इट डाउन फास्ट। हो गया?
ठीक, गुड, डन। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग इसका तीसरा नंबर का एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, तीसरा नंबर ये हो गया रिएक्शन, सॉरी, हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम हो गया, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम ले लिए। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे देखेंगे आयरन के साथ में रिएक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट लिखना, कौन सा नंबर था, बी, सी, आयरन इज comparatively less reactive. Less reactive than मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, सो इट reacts with oxygen in prolonged time. Prolonged time, but it do not burn. But it do not burn. ठीक है, ये जलेगा नहीं, ये जलता नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन से जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वो जलता है, मैग्नीशियम को जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो वो भी जलता है, बट आयरन को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये जलेगा नहीं। तो इसमें लिखना है इट डू नॉट बर्न, ये जलेगा नहीं। ठीक है, तो आयरन को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो एग्जाम्पल में लिख लो इसका Fe+O2, तो ये बनाएगा, देखो इसमें कंपाउंड जो बनता है वो दो तरीके से इसको लिखते हैं, या तो लिखेंगे FeO.Fe2O3, या फिर इसी को कंबाइन करके लिखेंगे Fe3O4, Fe3O4 वेट। चलो, तो ये एग्जांपल लिखना है इसमें। नेक्स्ट डी नंबर देख लो, वेरी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड भी इसी में लिख लो, सिल्वर, गोल्ड shows reaction with oxygen, show reaction with oxygen at high temperature, at high temperature। ठीक है, तो एग्जांपल में कॉपर का ही ले लो, Cu+O2 gives CuO। ठीक है, एक ही एग्जांपल लिख लो इसका, बहुत है। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो इतना। हालांकि इसमें ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इसमें लिख भी सकते हो कि दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसका अलग ही कर लो, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसको अलग ही लिख लो। खाली इसमें कॉपर का ही लिखो, एक ही एग्जांपल। सिल्वर और गोल्ड को अलग कर लो, सिल्वर, गोल्ड और जनरली प्लेटिनम भी उसमें आता है। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जनरली ये रिएक्शन शो करते ही नहीं है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है जब क्या बोलते हैं, और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन होता है ये। ठीक, जनरली ये कभी भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी करो जल्दी। डन, क्लियर, गुड। लिखो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
क्लियर, डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। सेकंड नंबर लगाना, सॉरी थर्ड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड, ठीक है। एग्जांपल इसमें लिख लो, जैसे सोडियम को हम लोगों ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, ठीक, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड NaH। पोटेशियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्राइड। कैल्शियम को मैग्नीशियम को करवा देते हैं, Mg प्लस H2 गिव्स, वेट, इसका रिएक्शन नहीं करवाएंगे, सोडियम का ही करवाओ, सोडियम का ही करवाओ, सोडियम का ही करवाओ। लिखना चाहो तो लिख लो, चलो ठीक है लिख लो। Mg प्लस H2 गिव्स MgH2, ठीक है, MgH2 देगा। कैल्शियम ले लोगे तो कैल्शियम भी सेम वही, कैल्शियम प्लस H2 गिव्स CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। नोट इट डाउन फास्ट। डन, गुड, नेक्स्ट। 3 हो गया। अब फोर्थ नंबर, रिएक्शन ऑफ विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ठीक है। अब वाटर से इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो सबसे पहला तो इसका जनरल इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी, ठीक है। याद रखना, जब हम लोगों ने मेटल को ऑक्सीजन से सिर्फ रिएक्ट करवाया था तो सिर्फ मेटल ऑक्साइड मिला था। अब जब H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक अलग से आ चुका है, तो यही हाइड्रोजन जो है ये लिबरेट हो जाता है, यही गैस बन जाकर यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, साथ साथ मेटल ऑक्साइड, और अब कुछ अमाउंट पे एनर्जी भी ये निकालते हैं, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो इसको। अच्छा, लास्ट में मैथ्स की प्रॉब्लम के लिए कुछ डाउट था, ठीक है। क्लास के लास्ट में फिर पूछता हूँ, मैथ्स में जो भी डाउट है उसको फिर क्लास के लास्ट में उसको क्लियर कर देंगे। चलो ठीक है, जल्दी नोट इट डाउन, ठीक कर लिए। चलो, तो फिर अब हम लोग इसमें से देखेंगे इसका अब देखो, जैसे पहले वाले रिएक्शन को हम लोगों ने रिएक्टिविटी के बेस पे लिया हुआ था, सेम वैसे ही हम लोग वाटर से भी रिएक्शन को हम लोग इस पे रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही लेने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स लिख लो, लाइक सोडियम पोटेशियम react with water, react with water to produce सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड लिख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन। अच्छा, इसको डबल क्या लिखना है इसमें, वेट, इतना डबल नहीं लिखते। हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद, हाँ, रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर, गलती लिख रहे थे, रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है।
इसमें लिखना जनरली दीज रिएक्शंस आर एक्सप्लोजिव इन नेचर, जनरली दीज रिएक्शंस आर एक्सप्लोजिव इन नेचर। मतलब जब भी हम लोग सोडियम मेटल को या पोटेशियम मेटल को पानी में फेंकते हैं तो वो बॉम्ब टाइप का फटता है वहां पे, समझ में आया? तो वहां से हीट भी रिलीज होगा और साथ साथ लाइट भी रिलीज होता है, तो कुल मिलाकर के एनर्जी उसमें हाई अमाउंट पे रिलीज होता है। ठीक, एग्जांपल लिख लेना इसमें, एग्जांपल में आ जाएगा सोडियम प्लस H2O gives सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट कर जाएंगे। बी नंबर कंपेरेटिवली, मैं अब कंपेरेटिवली लेस हाई ये सब नहीं लिख रहा हूं, मैं अब सीधा लिख रहा हूं मैं कि मेटल्स लाइक अपने, तुम उसको कंपेरेटिवली लेस हाई करके ही बताओगे। मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम react with H2O, H2O ये भी रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, at room temperature but produce very less energy, very less energy। कभी जो चूना रहता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूने को अगर पानी में डाल दोगे, ठीक है, फिर बर्तन के क्या बोलते हैं सरफेस को अगर टच करके देखोगे तब उस टाइम पे तुमको वहां पे थोड़ा सा हीट फील होगा। ठीक, इसका मतलब जब भी कैल्शियम को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं वहां से हीट इवॉल्व होता है, बट उस हीट का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। ठीक, अगर हम लोग उसको हाथ से टच कर पा रहे हैं इसका मतलब जो हीट का अमाउंट है वो बहुत कम है उस पर। तो इस पे क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे कैल्शियम प्लस H2O। ठीक है, ये क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हालांकि हम लोग इसमें अभी कैल्शियम ऑक्साइड ही लिख रहे हैं, फिर कैल्शियम ऑक्साइड के बाद फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको ना लिखो, इसमें मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिखो, मैग्नीशियम प्लस H2O, ये आ जाएगा MgO प्लस H2 प्लस, मत लिखो एनर्जी, क्योंकि इसका एनर्जी का अमाउंट उतना ज्यादा है नहीं जिसको कि हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी हीट इवॉल्व होता है बट उतना ज्यादा नहीं है जो कि हमारे कुछ काम आ पाए। ठीक है, तो इस वजह से इसका खाली मैग्नीशियम का ही लिखो इसमें H2। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। डन, एक काम करो, आगे पढ़ना ही तो है, इसको एक काम करो, इसी को आर आगे बढ़ा दो, फिर MgO जो है ये H2O के साथ में ये फिर रिएक्ट करेगा और फाइनली ये बनाते हैं MgOH ट्वाइस, फाइनली ये बनाएगा MgO। एक स्टेप और बढ़ा दो इसको, ये पूरा का पूरा रिएक्शन को एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, कैल्शियम का भी लिख करके बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम प्लस H2O गिव्स CaO प्लस H2 फिर गिव्स, यही रिएक्शन कंटिन्यू चलते जाता है। हालांकि ये रिएक्शन इतना तेज हो जाता है कि यहां से डायरेक्टली ये बनते हुए तुमको दिखेगा, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब बीच का स्टेप है, ये तुमको दिखता नहीं है, ये बनते हुए प्रोसेस में तुमको मैग्नीशियम ऑक्साइड तुमको बनते हुए दिखेगा नहीं वहां पे। ठीक है, कैल्शियम प्लस H2O ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, फिर ये आ जाएगा, मतलब ये H2O के साथ में ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, नोट इट डाउन फास्ट, फिर सी नंबर पे चलेंगे। हो गया, गुड। तो एक काम करना, यहां से हम लोग इस इक्वेशन, सॉरी इसको हम लोगों ने और आगे बढ़ाया हुआ है,
इसको और आगे बढ़ाया हुआ है, तो इसी को इसमें भी लिख लो, इसमें भी लिख लो इसी को, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी हो गया। इसी के बाद इसमें इसके आगे में एक एरो लगा लो और इसको लिखो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद बनेगा मेटल ऑक्साइड के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब ये एग्जांपल में लिखे हुए हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लो पूरा। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी जो है, उसके बाद फिर ये एनर्जी को तो बाद में ये इवॉल्व किए हुए हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फाइनली मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, फाइनली मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये सोडियम वाले का भी एग्जांपल में लिख लो इसको आगे करके डैश करके, ये NaO पहले बनाया, फिर ये बनाएगा NaOH और बनाएगा यहां से ये H2 का H2 तो लिबरेट हुआ ही है, प्लस एनर्जी का एनर्जी, सबका ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड तक उसको पहुंचा दो। क्लियर, क्लियर हो गया ये। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। डन, ठीक है। नेक्स्ट, अब सी नंबर पे चलते हैं। इसमें हम लोग कंपेयर मतलब कि इनसे भी कंपेरेटिवली और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो रहते हैं। तो अगला ये कौन सा नंबर का था, बी हो गया। सी, अब एलिमेंट्स, मेटल्स लिखो, मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम react with water only when steam is passed। ऑक्सीजन से ये वाटर से ये नॉर्मल स्टेट में रिएक्शन नहीं शो करते हैं। जब हम लोग इवेपोरेट करेंगे पानी और जब उसमें से स्टीम बनेगा, स्टीम फॉर्म होगा, स्टीम फॉर्म होने के बाद मेटल के ऊपर में जब स्टीम को हम लोग फ्लो करवाते हैं तभी जाकर के ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। ऊपर के जो मेटल्स थे वो हाईली रिएक्टिव थे, तो वो रिएक्शन एकदम लास्ट स्टेप तक वो शो करते हैं, ठीक है। बट इनके केस में ये मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं उसके बाद फिर, और ये वापस से और रिएक्शन आगे को फर्दर ये प्रोसीड नहीं करते। तो इस वजह से आयरन जैसे हम लोग ले लिए तो प्लस H2O अगर किए, इसमें से ये बनाएगा Fe2O3 सिंपल, प्लस H2 और कोई एनर्जी इवॉल्व नहीं होने वाला। सेम केस तुम्हारा एल्यूमिनियम के लिए भी हो जाएगा, Al2O3 प्लस H2। क्लियर, तो ये एक एग्जांपल इसमें लिख लो जल्दी। हो गया, ठीक। डी नंबर लिखते हैं, अब देखो डी नंबर, मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम do not react with water। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। डन, क्लियर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम कितने रिएक्शन देख लिए हम लोगों ने, 4। फिफ्थ नंबर लगाओ हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड।
ठीक। एसिड से जो रिएक्शन है ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। तो एसिड से जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसमें मेटल का सॉल्ट ही बनाता है। तो इसका हम लोग पहले जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, मेटल विथ एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या बनाता है ये, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो। हाँ, बाई प्रोडक्ट भी बनाएगा उसमें H2। हाँ ठीक है, चलो लिख ही दे रहा है, इसमें बाई प्रोडक्ट भी बनाएगा, H2 बनाएगा। कोशिश करो इसके एक आध एग्जाम्पल लिखने का, फिर मैं एग्जाम्पल एक आध दो मैं इसमें दूंगा। अपने खुद से कोशिश करो, एक आध दो एग्जाम्पल लिख लो, ताकि एक दो एग्जाम्पल अगर खुद से लिख पा रहे होगे तब तुम्हारा केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहाँ पे। सोडियम ले लिए प्लस HCl ले लिए, इसको सब रिएक्ट करवाएंगे, ये बनाएगा NaCl प्लस H2 लिबरेट करवाएगा। ठीक, पोटेशियम ले लो, HCl ले लो, तो कोई सा भी इसमें यूज कर सकते हो एलिमेंट्स। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी। इसका ज्यादा डिटेलिंग और नहीं करवाऊंगा मैं, एक एग्जांपल लिखवा दिए बहुत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा हुआ था। ठीक, हालांकि इससे ज्यादा इस चैप्टर में इसका यूज भी और नहीं है, बस तुमको यही याद रखना है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट कराएगा ये सीधा सीधा मेटल का सॉल्ट ही बनाने वाला है, बस ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। इसके बाद एक बढ़िया सा इस पे एक नया चीज बता देंगे। डन डन, क्लियर, गुड। अब देखो नेक्स्ट, अगला हेडिंग लगाओ, एक छोटा सा है एक्वारिजिया। इसको हम लोग रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। पहले लिखो, पहले लिखो, फिर इसको समझाता हूं। एक्वारिजिया, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, देखो एक्वारिजिया या फिर जो रॉयल वाटर होता है, इसका यूज जो ज्वेलर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस जो रहता है वो ज्वेलरीज वगैरह जैसे हो जाते हैं, जैसे ज्वेलरीज किसके बनेंगे, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से, इनसे हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं। ये जो है ये बहुत ही कम रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा हुआ था फिजिकल प्रॉपर्टी में कि ये इन मेटल्स के ऊपर में, जैसे सिल्वर का देखे हुए तो सिल्वर के ऊपर में सल्फाइड का एक लेयर जम गया था, तो वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, तो वो जो सल्फर है वो आसानी से निकलेगा नहीं, तो इसके लिए ज्वेलर्स क्या करते हैं, एक लिक्विड प्रिपेयर करते हैं, उस लिक्विड को बोला जाता है एक्वारिजिया या फिर रॉयल वाटर। अब लिक्विड क्या कंटेन करता है पहले उसको देख लेते हैं। कंटेन्स कंटेन्स कंसंट्रेटेड, CON से डॉट लगा दिया हूं, इसका मतलब कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में नाइट्रिक एसिड, ये दो एसिड्स यूज किया जाता है इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 3:1 के रेशियो में हम लोग HCl मान लेते हैं, इसको हम लोगों ने 100 ml लिया, तो उसी केस में HCl को हम लोग 300 ml लेंगे। अगर इसको 500 ml लिए हुए हैं तब HCl को 1500 ml लेंगे। बोलने का मतलब उसका 3 टाइम्स इसको लिया जाता है। और दोनों का जो मिक्सचर होता है वो किसी भी एक ज्वेलरी को ऊपर से उसके जो इंप्योरिटी के लेयर होते हैं उसको साफ करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज किया जाता है 3:1 के रेशियो में, और इसी लिक्विड को ही बोलते हैं एक्वारेजिया या फिर इसी को बोलते हैं रॉयल वाटर। नोट इट डाउन। हो गया, डन। अच्छा मैं हट जाता हूं।
डन, क्लियर, चलो ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ये हो गया एक्वारीजिया, हो गया क्या? और भी बचा है वो? ठीक, डन, चलो। तो अब हम लोग देखेंगे इसका एक और रिएक्शन देखेंगे। फिफ्थ नंबर हो गया, एक सिक्स नंबर एक लगा दो, छूट गया था। लिखो इसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेटल सॉल्ट। एक ही एग्जांपल इसका देखेंगे, इसमें ज्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही कर चुका है। ठीक है, पहला नंबर ही चैप्टर में किया हुआ था। तो देखो ध्यान से, आएगा क्या? जिंक को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, CuSO4 के साथ करवाते हैं, CuSO4 के साथ, या फिर Cu का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ZnSO4 के साथ। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पहला वाला इक्वेशन फिजिबल मतलब होगा, या फिर सेकंड वाला इक्वेशन होगा। दोनों में से कौन सा इक्वेशन होगा? 1 और 2, कौन सा इक्वेशन फिजिबल है, कौन सा इक्वेशन होगा? ठीक है, बताओ, फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट पे, कमेंट पे बताओ जल्दी से कि फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है या फिर सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है। Which reaction is possible or which reaction is feasible? गुड, वेरी गुड, बढ़िया। फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है, चलो, फर्स्ट रिएक्शन, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब पहले चैप्टर के हिसाब से जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि ये रिएक्शन पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि जिंक जो है ये कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। तो इस वजह से जिंक जो है ये कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये सेकंड रिएक्शन यहां से होगा ही नहीं। इसका मतलब जब भी किसी मेटल को मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्ट किया जाता है, तब अगर वो मेटल सॉल्ट के मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तब के केस में ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो हो जाएगा क्या? यहाँ से Cu कॉपर बाहर आ जाएगा और ZnSO4 कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इतना नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी। ये हो जाएगा तुम्हारा मेटल के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी, फिर यहां से उतरेंगे नॉन मेटल्स पे। क्लियर? ठीक, डन, चलो। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये तुम्हारे पूरे कंप्लीट हो गए मेटल्स के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, इसको थोड़े से स्पीड में निकालते हैं। वैसे ही देखना है जैसे हम लोगों ने मेटल्स के लिए देखा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पीड में लिखने की कोशिश, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो जो जो नोट्स बनाते चल रहे हो। तो अगला लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक। पहला नंबर, जैसे मेटल्स के केस में हम लोगों ने देखा हुआ था कि मेटल्स जो रहते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। बट इनमें क्या होगा? इनमें नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाहिर सी बात है ये जो आयन फॉर्म करने वाला है वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पहला, इसके लिए लिख लेना नॉन मेटल, इसके लिए क्या ले लें? ऐसा लिख लो, ए प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे देगा? ए माइनस। ठीक, ए प्लस इलेक्ट्रॉन ये दे देगा ए माइनस।
ये हो जाएगा पहला। अब जैसे इसमें एग्जांपल में अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, Cl माइनस बना लेगा, ठीक, Cl माइनस बना लेगा। ऑक्सीजन जैसे ले लिए, ऑक्सीजन O2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये बना लेगा O, सॉरी O2 नहीं, O2 माइनस बना लेगा। क्लोरीन 1 माइनस बना लेगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीजन 2 माइनस बना लेगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पहला प्रॉपर्टी। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा ये क्लोरीन नहीं दिख रहा है ठीक से, वेट, क्लोरीन ऑक्सीजन सेम सेम दिख रहे हैं। ये हो जाएगा क्लोरीन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, हाँ अब ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। इसके लिए हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह कुछ देखना नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स के लिए वो सारा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ये जल्दी जल्दी होते जाएगा। अब नॉन मेटल्स जैसे कार्बन ले लिए प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, CO2। नाइट्रोजन ले लिए प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, NO2। तो ये सारे के सारे इसके हो जाएंगे एग्जांपल्स। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। डन। नेक्स्ट थर्ड नंबर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई सा भी एक नॉन मेटल, कौन सा ले लें इसमें एग्जांपल में, H2, हाँ H2S तो बनता ही है, सल्फर। सबसे पहला ले लो एग्जांपल, सल्फर, H2 plus S gives H2S, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, ठीक है। एक और ले लो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आ जाएगा NH3, बैलेंस कर लेना रिएक्शन, ये हो जाएगा रिएक्शन विथ H2, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। डन। फोर्थ नंबर, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो क्लोरीन से जब इसको रिएक्ट, जैसे फॉस्फोरस ले लिए प्लस क्लोरीन ले लिए, ठीक है, इसको जब रिएक्शन करवाते हैं, ये Cl2, ठीक है, जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये PCl3 बनाएगा या PCl5 बनाएगा या PCl3 बनाएगा, ठीक। ये एग्जांपल में लिख लो इसका एक, जल्दी करो जल्दी फटाफट। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। ठीक, गुड। तो देखो हो गया ना कंप्लीट, डन 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 डन, हो गया, ठीक, चलो ठीक है। तो सबका हो गया इतने में। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला तो ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। नॉन मेटल्स के केस में तुम अगर रेफरेंस बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें तुम्हारे और भी रिएक्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। बट रिएक्शंस जो है वो स्पेसिफिक किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मैंने छोटा छोटा रिएक्शंस लिखा हुआ है, बट सभी में कंपाउंड जो बनते हैं, बोलने का मतलब यह है कि रिएक्शंस को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में, प्रीवियस वाले मेटल्स के साथ में हम लोग सभी के जनरल इक्वेशंस लिखते हुए चले थे, बट इसमें ऐसा किसी भी रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन इसमें नहीं होता, क्योंकि सभी अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो,
जैसे मान लेते सल्फर को अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, तो ये बनाता है SOCl2। SOCl2 मतलब ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है, साथ साथ प्रोडक्ट बनाएगा ये SOCl2। आ रहा समझ में? तो अब देखो इसमें तो हम लोग इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये क्या बोलते हैं क्लोराइड ही बनाएगा, ठीक है, हमेशा ये क्लोराइड बनाए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना हुआ है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना हुआ है, ये तो क्लोराइड बना लिया, ये SOCl2 बनाया हुआ है, ठीक। तो हर बार इसमें अलग अलग भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस वजह से इसमें किसी भी रिएक्शन में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, किसी भी इक्वेशन में हम लोगों ने सॉरी रिएक्शन में जनरल इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? क्लियर? तो इसमें गलती से भी जनरल रिएक्शन लिखने की कोशिश करना भी मत। जो भी इसके अलावा तुम्हारे जो भी रिएक्शंस आएंगे वो सारे के सारे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको और तुमको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा एग्जाम के टाइम पे सारे रिएक्शन स्टार्टिंग से लेकर के पूरे एंडिंग तक का जितना भी हम लोग करने वाले हैं एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करवाएंगे और फिर उसको तुम जाकर के एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। तो इसको जनरल इक्वेशन लिखने की कोशिश मत करना। अच्छा चलो इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो फॉर्मूले एग्जाम्पल में, सल्फर प्लस Cl2। हो गया भाई? ठीक है, क्लियर। तो अब देखो समझो, इतने में हम लोगों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल केमिकल दोनों टाइप के प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो रहते हैं ये आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप से इनका रिएक्शन होता है। अब तो हम लोगों ने खाली मेटल्स के अलग देखे हुए थे, नॉन मेटल्स के अलग देखे हुए थे, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को साथ में हम लोग रिएक्शन करवा करके देखते हैं और एक्चुअल में देखेंगे कि इसमें हम लोग का फॉर्म होगा क्या, ठीक है। तो देखो इसमें लिखना reaction of metals with non-metals। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, एक मिनट। चलो तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, मेटल्स जब भी नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, कैसे रिएक्ट करते हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो लिखो इसमें मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, ऐसे लिखना मेटल नॉन मेटल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल reactions occur when there is exchange of electrons, exchange of electron, एक्सचेंज नहीं ट्रांसफर लिखो, एक्सचेंज नहीं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, ठीक है। मेटल नॉन मेटल रिएक्शंस ऑकर व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्शन करना है तो उनको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाना रहता है। बोलने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन वो शेयर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करेंगे। एंड फिर आगे लिखना एंड बॉन्ड फॉर्म्ड by reaction is ionic bond। तो अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। देखो एग्जांपल ध्यान से समझना, एक हम लोग मेटल ले लिए सोडियम का, एक हम लोग मेटल ले लिए क्लोरीन का। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन
और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके इनके बीच में रिएक्शन होगा कैसे, समझो ध्यान से। सोडियम करेगा क्या, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो पूरा का पूरा कंप्लीटली उसको प्रोवाइड कर देता है क्लोरीन को। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकल गया, तो इसके ये क्या बना लेगा, Na+, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और यही जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था सोडियम मेटल से, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये बना लेगा माइनस चार्ज। अब देखो, ये एक आयन हो गया, ये एक आयन हो गया, दोनों के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि डिफरेंट आयंस है, ऑपोजिट आयंस है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में पूरा का पूरा चिपक जाएंगे। ठीक है, और तब के केस में ये फॉर्म होता है यहां से NaCl का, NaCl का। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक, आयनिक बॉन्ड, क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन इनके बीच में कैसे होता है बोलने से, इनके बीच में रिएक्शन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब कि मेटल्स जो रहते हैं जनरली ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और नॉन मेटल्स जो रहते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनके अंदर में जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के निकलने और जाने की वजह से दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस होने की वजह से दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, और उनके बीच में बनने वाले इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो इतना, फिर आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज देखेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। ठीक, डन, चलो। और ये अच्छा, ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड, और ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ठीक, आयनिक कंपाउंड। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो, आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड बनाया हुआ था, तो सोडियम क्लोराइड नमक तो सभी देखे हुए रहोगे। जो हमारे घर में सप्लाई आता है सॉल्ट का, वो जो रहता है वो प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, मतलब कि उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसको पूरा का पूरा पाउडर टाइप का बनाया जाता है। बट एक्चुअल में जो सॉल्ट रहता है वो पत्थर टाइप का होता है, समझ में, पत्थर टाइप का होता है, उसको पूरा का पूरा चूरा बनाया जाता है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, इनके प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इसमें फिजिकल फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो इसमें लिखना आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली, ऐसे ऑकर इन लिखो, ऑकर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये जनरली सॉलिड स्टेट में ही तुमको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, गुड। अब इसमें से समझो एक छोटा सा टर्म मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूं, हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो लोग साइंस लोगे उनको नेक्स्ट ईयर में फिर काम आने वाला है। तो जैसे मान लो ये एक सोडियम, ये मान लो सोडियम का एटम हो गया, इसके बाजू में यहाँ पे मान लो क्लोरीन का एटम हो जाएगा, फिर इसके बाजू में मान लो यहाँ पे फिर सोडियम का एटम आ जाएगा, फिर इसके बाजू में मान लो यहाँ पे फिर क्लोरीन का एटम आ जाएगा, और इस हिसाब से ये पूरे के पूरे अरेंज रहेंगे 3D, मतलब 3 डायमेंशनली। ठीक है, 3 डायमेंशनली ये पूरा का पूरा अरेंज रहेंगे। तो 3 डायमेंशनल इनका जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग इसका बोलते हैं लैटिस। इसको क्या बोलते हैं, लैटिस। लैटिस क्या है, ये लैटिस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ कंपाउंड। 3D अरेंजमेंट ऑफ अ कंपाउंड।
ठीक है, ये लिख लो। सेकंड नंबर अब देखते हैं इसमें से, एक तो देख लिया इसका फिजिकल स्टेट, ठीक है। सेकंड नंबर हम लोग इसमें क्या देखेंगे इसका, हाँ कंडक्टिविटी लिखो। कंडक्टिविटी, तो इसमें लिखना दीज कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर, या इंसुलेटर भी लिख सकते हो। दीज कंपाउंड्स behaved as insulator in solid state। सॉलिड स्टेट में अगर नमक लेकर के चलोगे तो नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, बट जैसे ही हम लोग उसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, जब उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उसके जो आयंस रहते हैं वो आयंस आपस में डिसोशिएट हो जाते हैं, और आयंस डिसोशिएट होंगे तभी जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन जो रहेगा इनका, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या लिख लिए, इन सॉलिड स्टेट, बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड्स aqueous solution of these compounds are very good conductor of electricity। ठीक, जल्दी नोट डाउन करो, इतना फिर पेज पलटेंगे। नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट। डन, चलो ठीक, नेक्स्ट। अब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी देखे मतलब उसका एक्वा सॉल्यूशन लिए हुए थे, एक्वा सॉल्यूशन लिए थे, इसका मतलब है ये इनका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बोलने का मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे थर्ड नंबर, सॉल्युबिलिटी। देखो इसमें एक चीज लिखना, एक वर्ड यहाँ पे तुम्हारा एक आएगा, उसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको एज इट इज याद रख लेना, ठीक। तो दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल are soluble in polar solvent, पोलर सॉल्वेंट, एग्जांपल H2O। H2O जो रहता है ये पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में ही ये आसानी से डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होंगे, ठीक। फोर्थ नंबर पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखना है इसमें। जनरली दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, generally these compounds have high melting point and boiling point, ठीक है। हाँ चलो, हाँ भाई ओम तेरा कुछ डाउट था उसको जल्दी से पूछ ले, उसको क्लियर करेंगे मैथ्स का, क्योंकि आज साइंस हम लोग इतना ही करने वाले हैं, साइंस में आज इतना ही करेंगे। कल मतलब कल के क्लास में अब हम लोग पूरा का पूरा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स देखेंगे, प्रोबेबली कल क्लास तुम्हारा खत्म हो जाए, ठीक है। प्रोबेबली कल तुम्हारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो
हाँ भाई ओम, पूछ जल्दी, अपना जो भी डाउट है उसको जल्दी पूछ ले। अच्छा, मैथ्स प्री बोर्ड के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है, ध्यान से समझो। टाइम मैनेजमेंट, तुमको एक काम करना है, देखो टाइम बेस्ट मैनेजमेंट तरीका बता रहा हूं मैं। जब तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट मिलेगा, स्टार्टिंग में होता क्या है कि तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ने में बैठ जाते हो पूरा का पूरा, और क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते फिर खो जाते हो उसके आंसर्स को ढूंढने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर तो एक बार बहुत तेजी से रीड करो, बहुत तेजी से रीड करो, और करना भी है तो। और अगर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई अपने से क्वेश्चन तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बन ही जाने हैं, एक आध दो क्वेश्चन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तब के केस में क्वेश्चन रीड करने का भी तुमको कोई जरूरत नहीं है। तब के केस में करोगे क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना उसको स्टार्ट करो। तो स्टार्टिंग का जो हाफ एन आवर रहता है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसी टाइम में, स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में ही मोस्टली स्टूडेंट जो रहते हैं टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। और इसके चक्कर में लास्ट का जो हाफ एन आवर होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक तो टाइम कम बचा हुआ रहता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, फिर बर्डन के हिसाब से जो आंसर राइटिंग रहता है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो बेस्ट उपाय बता रहा हूं, जैसे ही तुमको क्वेश्चन पेपर मिले बहुत तेजी से लिखने का कोशिश करो स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर तुमको मिलता है, स्पीड पहले ही क्वेश्चन से बहुत बढ़ा दो, बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ा दो। लास्ट में धीरे धीरे करके जब टाइम तुम्हारा बढ़ते जाएगा तो तुम्हारा हाथ का कैपेसिटी जो है ये धीरे धीरे कम होते जाता है। देखना कभी भी जब तुम क्वेश्चन पेपर आंसर शीट लिखते हो, फर्स्ट पेज का तुम्हारा राइटिंग जो है वो बहुत बेहतरीन होता है, और लास्ट पेज का राइटिंग बहुत बर्बाद होता है। बोलने का मतलब यह कि लास्ट पेज आते आते तो तुम्हारा हाथ जो है वो पूरा का पूरा थक चुका होता है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले मैं तेजी से जब लिखोगे उसको तो हाथ को पहले एक आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके स्पीड को कम करना चालू करना, ताकि हाथ का जो क्या बोलते हैं पेन होगा, या हाथ का जो भी वर्कआउट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। तो तुम्हारा राइटिंग जो हैंड राइटिंग वो कॉन्स्टेंटली चलते हुए जाएगा। ऐसा नहीं कि पहला पेज का बेस्ट और लास्ट पेज का पूरा वर्स्ट, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है स्पीड को मेंटेन करना, और क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ ही स्पीड मेंटेन करोगे तभी जाकर के तुम्हारा क्या हो पाएगा, इसमें टाइम मैनेज हो पाएगा। अदरवाइज प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड में भी तुम्हारे क्वेश्चन छूटेंगे। और बोर्ड में प्री बोर्ड के लिए तो अभी कोई उपाय नहीं बता रहा, जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तब बताऊंगा कि तुमको कौन से टाइप के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, तो उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। और ठीक है, और एक सवाल अगर दिमाग खाता है, एक सवाल जैसे मान लेते हैं 3-4 स्टेप्स पहुंच गए, एक क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना स्टार्ट किए हुए हो, 3-4 स्टेप्स पहुंच गए, अब तुमको ये नहीं पता है कि इसके आगे के स्टेप्स में तुमको करना क्या है, तो लेकिन तुमको अगर इतना अंदाजा है कि नहीं भाई ये कितने एरिया में ये कवर हो जाएगा, तो उसके लिए उतना स्पेस छोड़ दो और उसको वहीं पे छोड़ करके स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम तुमको नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर किसी स्टेप में रुक गए हो तो इसमें मुश्किल से तुमको 3 मिनट्स मोर देन इनफ है। 3 मिनट्स इसमें लगा दिए तो मोर देन इनफ है वो। 3 मिनट लगाने के बाद अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, स्किप करो, स्पेस छोड़ दो उसके लिए, या फिर जितना लिखे है उसको काटो और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को अगले जगह पे कहीं पे बना देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसके लिए उपाय। और देख लो, और कुछ अगर डाउट हो तो पहले पूछ ले, और बाकी भी देख लो, अगर किसी को प्री बोर्ड में अभी के प्री बोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। नहीं है डाउट? हाँ भाई, तो सारा डाउट क्लियर हो गया इतने में? तो ठीक है, फिर अब मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी दिसंबर का महीना आ चुका है, अब राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। राइटिंग प्रैक्टिस इतना ज्यादा करो कि क्वेश्चन बस आंख में दिखे, आंसर राइटिंग तुम्हारे हाथ से तुरंत होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। समझ में? तो वो तभी तुम कर पाओगे जब राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारा अच्छा रहेगा। और मैंने ऑनलाइन क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स के मैंने हैंड राइटिंग देखे हुए हैं, बहुत ही बर्बाद है। एक आध दो का छोड़ दें तो बहुत ही बर्बाद हैंड राइटिंग है तुम्हारा। उतने बर्बाद हैंड राइटिंग में भी तुम्हारा स्पीड जो है इतना स्लो है, तो समझो कि तुमको अपने हैंड राइटिंग पे कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अभी दिसंबर का महीना आ चुका है, अभी भी टाइम है, बैठो घर में डेली एक एक दो दो घंटे डेली प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग का। कुछ नहीं तो एसएसटी का जो, एक चीज और बता देना सुनो, एसएसटी के जो तुम्हारे आंसर्स हैं वो तो लेंदी होते हैं, तो एसएसटी के आंसर्स का राइटिंग करना डेली बेसिस पे चालू कर दो।
तो उससे तुम्हारे दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारा आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, मतलब एक तो आंसर लर्न हो जाएंगे, और दूसरा तुम्हारा राइटिंग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट प्रीफर्ड मेथड रहेगा कि एसएसटी के आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। और वो तो मैंने पहले से तुमको बोल चुका है, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उन लोग का एसएसटी में कम से कम 3-3 चैप्टर्स हो चुके रहेंगे। एसएसटी के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 3-3 चैप्टर्स जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनके कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। और बाकी लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको देख लो, ठीक है। चलो सेशन एंड किया जाता है आज। कल नेक्स्ट क्लास कल होगा आगे के टॉपिक्स के साथ।